This is my student support system. Keep watching, keep learning. मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। तो सेकंड स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा ज़्यादा हमें एक्टिव होना पड़ता है, ठीक ना। फर्स्ट स्टेज में थोड़ी एक्यूरेसी बट आराम आराम से काम हो सकता है। इस स्टेज में एक्यूरेसी के साथ थोड़ा क्विकनेस भी होनी चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा अलर्टनेस हमें दिखानी पड़ेगी, एक्टिव होना पड़ेगा। द ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू सेकेंड स्टेज इज एविडेंस्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आपको पता लगता है कि अब फर्स्ट से सेकंड स्टेज आ रही है, ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है ना, चेंज हो रहा है। तो सबसे पहला तो आता है कि इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनकी इंटेंसिटी, जो पावर है, वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ज़्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और पेन का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेकंड होता है बियरिंग डाउन एफर्ट्स, ठीक है ना। बियरिंग डाउन एफर्ट होने लगते हैं, मतलब जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो भी जोर लगाने लग जाती है कि किसी चीज़ को आप पुश करना है, ठीक है ना। तो पूरा जोर उसमें लगता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ एब्डोमिनल जो मसल्स हैं वो भी एफर्ट करती हैं, जिसको हम कहते हैं बियरिंग डाउन एफर्ट्स। अर्ज टू पुश और डेफिकेट विद द डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। तो इसमें क्या होता है इस बियरिंग डाउन एफर्ट में कि जैसे डेफिकेट करने का जो अर्ज होती है ना, जैसे स्टूल पास करने के लिए जोर लगाते हैं ना, इस टाइप का एक प्रेशर अंदर बनता है, वो जोर लगता है। प्लस जो बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डिसेंड हो रहा होता है, ठीक है ना। तो डिसेंट का मतलब उसमें मैकेनिज्म में हमने देखा ही था कि लगातार वो नीचे आ रहा होता है ना, तो वो भी प्रक्रिया साथ साथ होती है। और जो सर्विक्स है वो कंप्लीट डायलेट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके सेकंड स्टेज के शुरुआत में ही आपको सर्विक्स फुल डायलेटेड मिलता है, ठीक है ना, एज एविडेंस्ड बाय वेजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बताएंगे कि अब सेकंड स्टेज लेबर शुरू हो चुकी है। इस कंडीशन में क्या सावधानियां में रखनी है कि अभी तक फर्स्ट स्टेज में तो हम क्या कर रहे थे, उसको वॉक करने के लिए कह रहे थे, है ना, मूव अराउंड। बट इसमें कन्फाइंड टू बेड और लेबर टेबल। अगर लेबर टेबल है तो लेबर टेबल पे, अदरवाइज बेड पे उसको कहेंगे कि वहीं रहेगी वो। कॉन्स्टेंट सुपरविजन इज मैंडेटरी एंड द फीटल हार्ट साउंड इज रिकॉर्डेड एवरी 5 मिनट, ठीक है ना। इस समय कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए, कभी भी उसको आंखों से ओझल नहीं होने देना पेशेंट को, और हर 5 मिनट में FHS सुननी है और उसको रिकॉर्ड करना है। वेजाइनल एग्जामिनेशन इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज, नॉट ओनली टू कन्फर्म द ऑनसेट बट टू डिटेक्ट एनी एक्सीडेंटल कोल्ड प्रोलैप्स। अब सेकेंड स्टेज की शुरुआत में एक PV और करते हैं जिससे हमें पता लगे कि कोई कोल्ड प्रोलैप्स तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी डिसेंट हो चुका होता है बच्चे का, तो कई बार जो कोल्ड है वो पहले आ जाती है। तो ये हमें सेकेंड स्टेज के इनिशियल स्टेज में पता लग जाएगा। द पोजिशन एंड स्टेशन ऑफ द हेड आर वंस मोर टू बी रिव्यूड एंड द प्रोग्रेसिव डिसेंट ऑफ द हेड इज एंश्योर्ड। और इस PV एग्जामिनेशन में जो हम सेकंड स्टेज के शुरू में करेंगे, इसमें हम डिसेंट कितना हो रहा है, स्टेशन कहाँ पर है, वो भी हम पता लगाएंगे और एंट्रीज करते रहेंगे पार्टोग्राफ में। अच्छा, ये जो हम PV करेंगे उसमें प्रॉपर पोजीशन देनी है हमें लेडी को सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के लिए। नॉर्मली क्या करते हैं कि डोर्सल रिकमेंड नहीं करके थोड़ा सा स्क्वेटिंग या पार्शियल सीटिंग पोजीशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो या तो स्क्वेटिंग हो, बेस्ट पोजीशन होती है वैसे डिलीवरी के लिए, बट कई इसको कंफर्टेबल नहीं मानते हैं, तो थोड़ा सा 45 डिग्री एंगल पर जो टेबल है वो रखेंगे और उस पर हम ये रखेंगे। इससे क्या होगा कि एक तो ग्रेविटी के कारण भी थोड़ा सा डिलीवरी ईजी हो जाएगी, ठीक है ना। डोर्सल पोजीशन विथ 15% लेफ्ट लेटरल टिल्ट इज कॉमनली फेवर्ड as it avoid the arto-caval compression and facilitate pushing effort। अब 45 डिग्री एंगल पर हमने बेड ऐसे रख लिया और थोड़ा सा उसको 15 डिग्री पर लेफ्ट या राइट थोड़ा सा उसको करेंगे, ताकि डायरेक्ट जो ऑल्टा है पीछे उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े, ठीक है ना। तो 45 डिग्री एंगल ऐसे ऊपर की तरफ और थोड़ा सा टिल्ट 15 डिग्री पर, तो ये बेस्ट पोजीशन रहेगी
सेकेंड स्टेज में डिलीवरी के लिए। प्रॉपर स्क्रबिंग शुड बी डन, और अब जो स्क्रबिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। हैंड वॉशिंग, ठीक है ना, ग्लोविंग, पुट स्टेराइल गाउन, मास्क एंड ग्लोव्स एंड स्टैंड ऑन राइट साइड ऑफ द टेप। ठीक है, अभी तक तो हमने ये गाउन वगैरह मास्क वगैरह फर्स्ट स्टेज में नहीं पहने थे, बट अब हम पूरे रेडी हो जाते हैं स्टेराइल गाउन, ग्लोव्स, मास्क पहन के और राइट साइड ऑफ द टेबल खड़े हो। प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है ना, अब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को प्रिपेयर करेंगे। एंड इनर साइड ऑफ द थाई अच्छी तरह क्लीन करनी है विद द कॉटन स्वाब सॉक्ड इन सेवलॉन और डिटॉल सॉल्यूशन। ठीक है ना, पूरा क्लीन करेंगे अप टू थाई। ठीक है, वन स्टेराइल शीट इज प्लेस्ड बीनीथ द बटक्स, एक स्टेराइल शीट बटक्स के नीचे, एंड वन ओवर द एब्डोमन, और एक एब्डोमन के ऊपर। ठीक है ना, दो स्टेराइल शीट हम यूज करेंगे। स्टेरलाइज्ड लेगिंग्स आर टू बी यूज्ड, और लेगिंग भी स्टेराइल यूज कर सकते हैं इफ अवेलेबल, कई जगह अवेलेबल होती है, कई जगह नहीं होती। तो एक जो डिलीवरी एरिया है वो पूरा हम स्टेराइल और क्लीन मेंटेन करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी, कि व्हाट आर द एसेंशियल एसेप्टिक प्रोसीजर विच आर रिमेंबर्ड एज 5C, 5C ऑफ द डिलीवरी, है ना, 5C और 6C। तो ये कौन कौन से हैं? क्लीन हैंड्स, मतलब आपके हैंड क्लीन हो, इसीलिए हम साफ करके और ग्लव्स पहन लेते हैं। क्लीन मदर, मदर को हमने क्लीन किया, साफ सुथरा होना चाहिए, उसके कपड़े साफ होने चाहिए। क्लीन डिलीवरी सरफेस, जो डिलीवरी सरफेस होगी, ट्रे होगी, वो क्लीन होनी चाहिए। क्लीन कटर, मतलब जिसे हम कोल्ड कट करेंगे वो क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा स्टेराइल होना चाहिए। क्लीन कोल्ड टाई, जो कोल्ड टाई जो बांधेंगे वो क्लीन होनी चाहिए। थ्रेड भी आता है, और जो रबर क्लैंप आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी स्टेराइल होनी चाहिए। और क्लीन कोल्ड स्टम्प, और जो कोल्ड का स्टम्प है वो भी क्लीन होना चाहिए कट करने के बाद। तो ये इतने पहले 5 C's होते थे, अब ये 6 C's हैं जिसमें स्टम्प को भी हम क्लीन रखते हैं। ओके, पुराने टाइम में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें 5 C's होते थे, अब एक C और ऐड हो गया है, 6th वाला क्लीन कोल्ड। ठीक है ना, कोल्ड स्टम्प। अब आता है और क्या करेंगे इस स्टेज में, ब्लैडर को कैथेटराइज कर देंगे इफ़ इट इज़ फुल। यदि उसने यूरिन पास कर लिया है अभी अभी तो ठीक है, बट यूरिन पास कर नहीं पा रही है और ब्लैडर फुल है, तो हम एक स्टेराइल कैथेटर पतला सा लगाएंगे और ब्लैडर को खाली कर देंगे। ठीक है ना, द पेशेंट इज एनकरेज टू फॉर द बियरिंग डाउन एफर्ट ड्यूरिंग द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और अब बियरिंग डाउन एफर्ट के लिए कहेंगे कि जब भी दर्द हो तब जोर लगाना है, वो उसको हम कहेंगे। दिस फैसिलिटेट डिसेंट ऑफ द हेड, इससे हेड नीचे आएगा। When the scalp is visible about 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जब स्कैल्प 5 सेंटीमीटर डायमीटर तक आपको दिखाई देने लग जाता है, तो उसके बाद हेड का फ्लेक्शन रखने की कोशिश आपको करनी है। ठीक है ना, क्योंकि उस समय तक हेड वैसे होता अंदर ही है, बट स्कैल्प आपको दिखने लग जाती है ना 5 सेंटीमीटर राउंड, तो फिर आप थोड़ा सा पुश करके और फ्लेक्शन को मेंटेन करेंगे, कहीं पहले ही एक्सटेंड ना हो जाए। अगर अंदर ही एक्सटेंड हो गया तो अरेस्ट हो सकता है लेबर, है ना। थोड़ा सा आप उसको करके रखेंगे नीचे की तरफ ताकि फ्लेक्शन रहे, और ये वाला जो पार्ट है पीछे वाला ऑक्सीपट, ये पहले बाहर निकले। ठीक है, तो ये आपको उस समय करना होता है। तो इसको हम कहते हैं कि फ्लेक्शन ऑफ द हेड इज मेंटेन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। कैसे मेंटेन करेंगे? फ्लेक्शन ऑफ हेड इज मेंटेन बाय पुशिंग द ऑक्सीपट डाउनवर्ड। अब आपको यहाँ से फील हो रहा है ना, तो यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे जब डिलीवरी हो रही है, तो बाय पुशिंग द ऑक्सीपट डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, और पीछे की तरफ। ठीक है, थ्रू द इंडेक्स फिंगर ऑफ थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड। ठीक है ना, तो आपके लेफ्ट हैंड से ये थंब और इंडेक्स फिंगर इससे नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। एंड व्हाइल प्रेसिंग द पेरिनियम बाय राइट पाम विद स्टेराइल वल्वल पैड, और राइट हैंड में आपके पास एक स्टेराइल पैड होना चाहिए, उससे आप जो पेरिनियल एरिया है उसको सपोर्ट करेंगे और इससे थोड़ा सा पुश करेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये वाली पोजीशन मेंटेन रह जाएगी। ठीक है ना, द प्रोसेस इज रिपीटेड
ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन, और इस प्रोसेस को आपको हर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान रिपीट करना होता है। कब तक? जब तक कि ये डिलीवर ना हो जाए, ठीक है ना। अंटिल द सब ऑक्सीपुट इज प्लेस्ड अंडर द सिम्फाइसिस प्यूबिस, जब तक कि सब ऑक्सीपुट सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे ना आ जाए, ठीक है ना। ये ऑक्सीपुट होगा और इसके नीचे का एरिया सब ऑक्सीपुट होगा, तो वो आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम एफर्ट करते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस। अब क्या होगा? एट दिस स्टेज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेड, जो बाईपेराइटल है, स्ट्रेचेज द वल्वल आउटलेट विदाउट एनी रिसेशन ऑफ द हेड इवन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन इज ओवर। अब ये जब कंडीशन आ जाती है, तो जैसे ही ये बाईपेराइटल एरिया यहाँ तक का बाहर आता है, तो उसके बाद वो रिसेस नहीं होता है। रिसेस मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जब रिलैक्स होती है लेडी, तो उस दौरान वापस नहीं जाता है, वो वहीं फिक्स रहता है, फिर दूसरे में फिर थोड़ा सा आगे आता है। जस्ट आपको उसको मेंटेन करना है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन इज ओवर एंड इट इज कॉल्ड क्राउनिंग ऑफ द हेड, और इसको हम क्या कहेंगे? क्राउनिंग ऑफ द हेड कहेंगे। यानी वो 5 सेंटीमीटर वाला लगभग 10 सेंटीमीटर तक का हो जाएगा, और ये जो बाई पेराइटल वाला जो उभरा हुआ पार्ट है, ये बिल्कुल सामने उसके वल्वा के ऊपर आ जाएगा, तो इतना लगभग आपको दिखेगा 10 सेंटीमीटर एंड अबो, तब उसको हम क्या कहेंगे? क्राउनिंग, ठीक है ना। अब क्राउनिंग, द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग फ्लेक्शन ऑफ द हेड इज टू एंश्योर द स्मॉल सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर and distend the vulval outlet instead of larger occipitofrontal diameter। अब जो occipitofrontal diameter है वो ज़्यादा बड़ा होता है 11 सेंटीमीटर का, जबकि ये वाला होता है 10 सेंटीमीटर का। तो हम इस प्रोसेस में यही कोशिश करते हैं कि 10 मीटर वाला सामने आए, 10 सेंटीमीटर वाला सामने आए, 11 वाला सामने ना आए, ठीक है ना। तो ये 10 मीटर वाला आएगा तो ईजिली फिर डिलीवरी हो जाएगी। व्हेन द पेरिनियम इज फुल्ली स्ट्रेच्ड एंड थ्रेटन टू टीयर, अगर इस समय आपको थोड़ा सा अपना माइंड और एक्सपीरियंस यूज़ करना है कि कब वो टीयर होने वाला है, ठीक है ना। ज़्यादातर प्राइमरी में देखा जाता है कि टीयर हो सकता है, तो हम टीयर को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? एपिजियोटोमी देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सपीरियंस से आ जाता है, उसकी शेप देख के कि अब ये टीयर होने वाला है, तो एपिजियोटोमी लगा दो, है ना। एपिजियोटोमी इज डन एट दिस स्टेज आफ्टर प्रायर इन्फिल्ट्रेशन विद 10 ml ऑफ लिग्नोकेन, ठीक है ना। तो ये लोकल एनेस्थेसिया देते हैं लिग्नोकेन, और उसके बाद हम एपिजियोटोमी कर देते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा क्या एपिजियोटोमी देते हुए? अच्छा, अब क्या होगा उसके बाद? स्लो डिलीवरी ऑफ हेड इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन इज रेगुलेटेड। अब कॉन्ट्रैक्शन के बीच में हम सिर्फ हेड को सपोर्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब वो हेड बाहर आएगा, और क्राउनिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस वही एक्सटेंशन वाला ही होता है ना, तो उसके बाद वो एक्सटेंशन से बाहर निकल के आ जाएगा हेड, है ना। व्हेन द सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायमीटर एमर्जेज आउट, दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय पुशिंग द चिन with the sterile towel covered fingers of the right hand placed over the anococcygeal region while the left hand exert pressure on the occiput। तो इस समय भी हम यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर नीचे देते हैं और इस प्रकार थोड़ा सा जोर लगा के और कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन में वो बाहर निकल जाए, ठीक है। और बाहर भी जब निकले तो एकदम झटके से ना निकले, सपोर्ट देते हुए हम उसको बाहर निकाल लेंगे। एक्सटेंशन तो होगा बट वो आराम से हो, ठीक है। अब क्या होगा? द फोरहेड, अब जैसे जैसे ये बाहर आएगा, फोरहेड, नोज, माउथ एंड चिन आर बोर्न, ठीक है ना। इसी तरीके से बोर्न होंगे ना, पहले फोरहेड, फिर नोज, फिर माउथ एंड चिन। तो जब यहाँ तक का आ जाएगा तो इसका मतलब कंप्लीट हेड बोर्न हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि ये पीछे वाला पार्ट तो पहले ही आ गया था। अब मेन ये डिलीवर हुआ है एक्सटेंशन के साथ, ठीक है ना। अब क्या होगा? Immediately following delivery of the head, the mucus and blood in the mouth and pharynx are wiped with a sterile gauze piece on a little finger, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर गॉज पीस लगाएंगे लिटिल फिंगर पे और तुरंत फेरिंग्स और जो माउथ है वो साफ करेंगे ताकि एस्पिरेट ना कर जाए, है ना। एस्पिरेट नहीं करे और लंग्स एक्टिवेट हो जाए सांस लेने के लिए। तो इसी समय थोड़ा सा मुंह, नोज और ये साफ कर देते हैं ना। इवन आईज भी वाइप करते हैं इसमें, है ना। और पहले हमें मुंह को और फेरिंग्स को साफ करना होता है।
तो हेड डिलीवर होते ही, ठीक है ना, पूरा वेट नहीं करना कि पूरा बाहर आएगा। अब इस समय हम क्या करते हैं, कई बार मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकल वाला तो आपने देखा है ना, मुंह से ऐसे खींचना होता है, और इलेक्ट्रिकल वाला भी आता है, तो उसको यूज़ करके भी हम जो म्यूकस है मुंह की वो निकाल सकते हैं और एयर पैसेज को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आईलिड्स को साफ करेंगे फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, ठीक है ना, थोड़ा सा वही स्टेराइल ड्राई कॉटन लेके और उसको साफ करेंगे। द नेक इज पैल्पेटेड टू एक्सक्लूड द प्रेजेंस ऑफ लूप ऑफ कोल्ड। अब थोड़ा सा यहाँ अंगुली लगाएंगे इधर कि कहीं कोल्ड नेक तो अराउंड नेक नहीं है, ठीक है ना, तो वो हम यहाँ पे इस समय चेक करते हैं, ठीक। इफ इट इज फाउंड, यदि ये है एंड इट इज लूज इनफ, और थोड़ी लूज है, तो हम अंगुली डाल के इसको साइड में करने की कोशिश करेंगे। इट शुड बी स्लिप्ड ओवर द हेड और ओवर द शोल्डर्स ऑफ द बेबी, और उसके बाद बेबी को बोर्न करने का प्रयास किया जाता है। बट इफ इट इज सफिशिएंटली टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट है, तो क्या करेंगे, इट इज़ कट इन बिटवीन टू पेयर्स ऑफ द क्रोकर्स, तो हम यहीं पे ही कट करने का प्रयास करते हैं, क्रोकर्स लगा देंगे और बीच में से कट कर देंगे, ठीक है ना, ये करो। उसके बाद फिर डिलीवरी ऑफ हेड करेंगे, ठीक है। अगर मान लो लूज है, वो स्लिप हो गई, तो कट अभी नहीं करना, बट टाइट है बहुत ज़्यादा तो कट करना है, ये ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ शोल्डर। अब शोल्डर की कैसे डिलीवरी करेंगे, लेटरल मूवमेंट से, ठीक है ना, पहले ऊपर वाला शोल्डर ये और फिर नीचे वाला ये, है ना। तो इस प्रकार हम नोट टू बी हेस्टी इन डिलीवरी ऑफ द शोल्डर्स, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मेन हमारा फोकस था कि ये एरिया बाहर आ जाए, ठीक है ना। एक बार ये बाहर आ गया तो कोई जल्दबाजी नहीं है, मुंह वगैरह हमने साफ कर ही दिया है, आई साफ कर ही दी है, ठीक है ना। अब हमें आराम से करना है, जैसे जैसे प्रेशर पीछे से आएगा वैसे हम पहले एक्सटर्नल रोटेशन, उसका पहले तो खैर जो बेबी आउट हुआ है, ये हेड आउट हुआ है, उसका हम वेट करेंगे। किसका, दो प्रोसेस होने हैं, कौन कौन से, ये तो रेस्टिट्यूशन जो 45 डिग्री घूमेगा, और फिर एक्सटर्नल रोटेशन फिर 45 डिग्री घूमेगा। तो जो मुंह ऐसे है वो फाइनली 90 डिग्री एंगल पे आ जाएगा, और अंदर शोल्डर्स का इंटरनल रोटेशन हो जाएगा, तो शोल्डर भी एपी डायरेक्शन में आ जाएंगे, एंटीरो पोस्टीरियर। उसके बाद फिर शोल्डर्स की डिलीवरी करवा दें, ठीक है ना। शोल्डर्स की डिलीवरी आप इस प्रकार देख सकते हैं, पहले नीचे की तरफ तो ये आगे वाला शोल्डर निकालना है, फिर ऊपर की तरफ तो पीछे वाला शोल्डर निकालना है। ड्यूरिंग नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन द एंटीरियर शोल्डर इज बोर्न बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। पहले थोड़ा सा नीचे करेंगे हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, तो एंटीरियर शोल्डर बाहर आएगा, और फिर ऊपर की तरफ करेंगे तो पोस्टीरियर शोल्डर बाहर आएगा। तो सपोर्ट देते हुए फिर शोल्डर और उसके बाद पूरा ट्रंक डिलीवर करवा देंगे, ठीक है ना। पोस्टीरियरली अंटिल द एंटीरियर शोल्डर इज रिलीज्ड, पहले एंटीरियर शोल्डर रिलीज होगा बाय ड्रॉइंग द हेड अपवार्ड डायरेक्शन, द पोस्टीरियर शोल्डर इज डिलीवर, और उसके बाद पोस्टीरियर शोल्डर भी डिलीवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ ट्रंक, ठीक है ना, वो वैसे तो अपने आप फिसलती हुई आ जाती है, ठीक है ना। After the delivery of shoulders, the four finger of each hand are inserted under the axilla, यहाँ पर बच्चे के एक्जिला में यहाँ पर ये फिंगर डालेंगे और ट्रंक को डिलीवर कर लेंगे जेंटल लेटरल फ्लेक्शन के द्वारा। Soon after delivery of the baby, it should be placed on the baby tray। अब बेबी ट्रे पे रखेंगे, वहाँ पर स्टेराइल टॉवल लगा होना चाहिए, covered with clean dry linen and head slightly downward 15 डिग्री पे साइड में लेके इस प्रकार की पोजीशन देके हम बच्चे को वहाँ रखेंगे। द ट्रे इज प्लेस्ड बिटवीन द लेग ऑफ द मदर। अब वो जो ट्रे है वो लेग ऑफ द, जो मदर की जो दोनों लेग्स हैं उसके बीच में रख देंगे, ठीक है ना। अभी हमने कोड कट नहीं की है, तो वहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, ठीक है। एंड इट शुड बी लोअर देन मदर्स यूट्रस, और ये जो ट्रे है वो मदर के यूट्रस से नीचे होना चाहिए, ताकि ग्रेविटी से थोड़ा सा ब्लड और बेबी के अंदर चला जाए, ठीक है ना, बोर्ड के थ्रू। अच्छा, एयर पासेज, अब जो ये माउथ है वो बिल्कुल क्लियर कर देना है, ताकि बच्चा सांस लेने की प्रक्रिया शुरू कर सके। जेंटल सक्शन भी कर सकते हैं एज पर नीड, और अपगार स्कोरिंग करेंगे 1 मिनट के ऊपर। फर्स्ट 1 मिनट में अपगार स्कोरिंग कर लेंगे। अपगार स्कोरिंग आती है आप लोगों को? अपगार स्कोरिंग करिए कभी, यहाँ तो पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, बट एक्चुअली करनी चाहिए। उसका भी एक आप क्लास ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे,
अपगार स्कोर हम बताएंगे, एक क्लास है पूरी उसकी, है ना, पूरा चैप्टर है। अच्छा, फिर तो ज़रूरी है क्लास लेनी है ना। नेक्स्ट क्लास वही करेंगे, अपगार स्कोरिंग की, है ना। अच्छा, अब क्या करना है कि थोड़ा सा डिले करेंगे क्लैंपिंग में, जल्दबाजी नहीं करेंगे कि क्लैंप लगाओ और काटो, है ना। कितना, 2 से 3 मिनट, टिल सीजेशन ऑफ कोल्ड पल्सेशन, जब तक ये कोल्ड की पल्स बंद ना हो जाए तब तक, या 2-3 मिनट इतना वेट करेंगे। इससे क्या होगा कि लगभग 80 to 100 ml ब्लड बच्चे में और एक्स्ट्रा चला जाता है, तो वो फ़ायदा ही है। ऐसे करके हम उसको जाने देंगे। उसके बाद कोकर्स फोर्सेप आती है, उसको क्लैंप करेंगे, 2 कोकर्स लगाएंगे। पहली कहाँ करेंगे, नियर वन इज प्लेस 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द अम्बलाइकल, बच्चे का जो अम्बलाइकस है उससे 5 सेंटीमीटर थोड़ा दूर पहली क्लैंप लगाएंगे, और उसके बाद दूसरी क्लैंप लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों क्लैंप्स के बीच में कट लगाएंगे, ठीक है। द 2 सेपरेट कोड लाइगेटर्स और प्लास्टिक कोड क्लैंप आर अप्लाइड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अब हम 2 कोड क्लैंप्स लगाएंगे, ठीक है ना। 2 कोकर है, कोकर्स के बीच में 2 लगाएंगे, या तो टाई है तो टाई से बांध देंगे, और या फिर क्लैंप लगाएंगे जो प्लास्टिक वाली आती है, उसके बीच में हम कट करेंगे, ठीक है ना। द कट एंड इज कवर्ड विद स्टेराइल गॉज आफ्टर मेकिंग श्योर दैट देयर इज नो ब्लीडिंग, और जो भी कट पार्ट है उसको हम स्टेराइल गॉज से कवर कर देंगे स्टंप का, ताकि ब्लीडिंग और उसमें ना हो। अब एक क्विक चेक करेंगे। ए क्विक चेक इज मेड टू डिटेक्ट एनी ग्रोस एबनॉर्मेलिटी एंड द बेबी इज रेप्ड एंड द ड्राई वार्म टॉवल में लपेटेंगे। पहले तो बच्चे को चेक करेंगे, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर सही है क्या, है ना। तो ग्रोस एनोमली के लिए चेक करेंगे फटाफट, और फिर उसको वार्म टॉवल से ढक कर और मदर के पास में उसको बेबी को दे दें, ठीक है ना। और आइडेंटिफिकेशन टेप लगा देंगे बच्चे के भी और मदर के भी, ठीक है ना, ताकि वो गड़बड़ ना हो कि चेंज हो गया या क्या हो गया, है ना। My student support system. Keep watching, keep learning.